जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि श्रीनगर और बडगाम में भी मुठभेड़ जारी है। तो जम्मू कश्मीर में 3 इलाकों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। खबर ऐसी सामने आ रही है कि 2 आतंकी अभी तक ढेर कर दिए गए हैं, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और अभी भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। अनंतनाग में जो मुठभेड़ चल रही थी उसमें 2 आतंकी मारे गए, जबकि श्रीनगर और बडगाम में भी मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, कश्मीर से अपडेट यह है कि कश्मीर में 2 एनकाउंटर इस वक्त हो रहे हैं। आतंकवादियों का बचना कैसे नामुमकिन है, यह आपको बता दें। कहां पर इस वक्त एनकाउंटर हो रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए। श्रीनगर और बांदीपुरा में, इन दोनों जगहों पर एनकाउंटर हो रहा है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर के खान्यार इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया गया है। मुठभेड़ वहां पर हो रही है। आज सुबह से ही एनकाउंटर जारी है। कई आतंकवादियों के यहां पर होने की खबर मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, घेर रखा है। बड़ी बात क्या है, श्रीनगर शहर में करीब 2.5 साल के बाद एनकाउंटर हुआ है। अप्रैल 2022 में खान्यार के नौपुरा में एनकाउंटर हुआ था। अब बांदीपुरा की बात करते हैं। बांदीपुरा में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो रही है। बांदीपुरा के पनहार इलाके में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, सर्विलांस हो रहा है। टारगेट किलिंग की कोशिश की गई। दरअसल शुक्रवार की रात बडगांव में आतंकवादियों ने प्रवासी कामगारों पर हमला किया। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और इस वक्त महराज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और साथ साथ श्रीनगर से इरफान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महराज, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं, ये बताइए, 2 एनकाउंटर हो रहे हैं बडगाम में और श्रीनगर में। इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? मैं आपको बात ठीक करना चाहता हूं। कोरोना 2 एनकाउंटर चल रहे हैं, लेकिन एक अनंतनाग में है और एक श्रीनगर में है। श्रीनगर के खान्यार में एनकाउंटर है और ये कहा जा सकता है कि अप्रैल 2022 के बाद से ये एनकाउंटर आज हुआ है, यानी निस्संदेह कह सकते हैं करीब 3 साल के बाद ये एनकाउंटर श्रीनगर में देखा जा रहा है। वहीं पे अगर हम अनंतनाग की बात करें तो उस एनकाउंटर में जो लारनू कोकरनाग अनंतनाग में हुआ, अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि जो है सेना द्वारा की गई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एक जो है FT यानी फॉरेन टेररिस्ट है और दूसरा जो है वो लोकल बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो ये बीते 24 घंटों में 4वीं मिलिटेंट गतिविधि है, जिसको हम कह सकते हैं कि गतिविधि है। इससे पहले जो है बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर जो है हमला किया गया। उसके बाद बांदीपुरा में सेना की एक गाड़ी पर हमला किया गया और अभी भी जो है बांदीपुरा में सर्च एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पे श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे लगातार अभी तक जो है गोलियां चल रही थी, तबादला गोलियों का देखा जा रहा था। अभी कुछ खामोशी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और निस्संदेह बता दें, सूत्र के हवाले से जो खबर है कि 2 मिलिटेंट्स इसमें फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी ठीक है, महराज और इरफान हमारे 2 सहयोगी अपडेट दे रहे हैं इस मुठभेड़ के ऊपर। इरफान, आपके पास क्या जानकारी है? 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, क्या इनके नाम और इनके आतंकी संगठन के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, पहले मैं बता दूं, 2 बड़ी मुठभेड़ें कश्मीर घाटी में आज चल रही हैं। पहली मुठभेड़ श्रीनगर के इसी खान्यार इलाके में आज सुबह शुरू हुई, जहां 2 आतंकी ट्रैप्ड है। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग के शांगस इलाके में शुरू हुई, जहां पर सेना ने पुष्टि की कि 2 आतंकी इस मुठभेड़ में मारे गए और ऑपरेशन जारी है। कल रात बडगाम के माझामा इलाके में प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, उसमें 2 प्रवासी मजदूर घायल हुए। वो और एक जो टेरर इंसिडेंट घाटी में देखने को मिला। इसी के साथ साथ बांदीपुरा में कल एक फायरिंग इंसिडेंट देखने को मिला, जिसके चलते सेना ने आसपास के जंगल इलाकों में बड़ा सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब अगर बात करें श्रीनगर के एनकाउंटर की, जो इसी खान्यार इलाके में है, डाउनटाउन के इलाके में, यहां पर जो है 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और दोनों मारे गए हैं। इस तरह की फिलहाल जानकारी मिल रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं की गई है। जिस तरह महराज भी आपको कह रहे थे, तो कुल मिलाकर बैक टू बैक एंटी टेरर ऑपरेशंस और बैक टू बैक आतंकी हमले जो हैं वो घाटी में देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील हुआ है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान ही दिखेंगे। इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ी है वो एज बैरिकेड लगा दी गई है। तमाम जो गलियां हैं, जो छोटी सड़कें हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। कुछ देर पहले मैसिव फायरिंग इस इलाके में देखने को मिली, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर साइलेंस है। लेकिन पूरा इलाका
एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, अंदर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, और लगातार दूर दूर तक मुर्जा तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये तमाम मीडिया कर्मचारी फायरिंग होने के बाद पीछे हट गए हैं और ये दूर दूर तक सेना की गाड़ियां आपको खानियार के इस इलाके में देखने को मिलेगी। तो बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर में, और जैसे महराज ने भी कहा और हम लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर कह रहे हैं, अप्रैल 2022 के बाद पहला ऑपरेशन है, यानी कि करीबन 2.5 से 3 साल में पहला ऑपरेशन श्रीनगर में, जो कि एक स्पेशल इनपुट के आधार पर किया जा रहा है। और वहीं अनंतनाग में एक ब्रीफ मुठभेड़ देखने को मिला। बिल्कुल इरफान, तो श्रीनगर के खानियार की जहां की आप तस्वीर दिखा रहे हैं और वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है वो आप बता रहे पूरे अपडेट, और साथ साथ अनंतनाग में जहां पर मुठभेड़ हो रही है 2 आतंकवादी मारे गए, ऐसी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमले को लेकर एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर की है। वहीं बीजेपी ने कहा कि फारूक सत्ता में आए हैं तो उन्हें आतंकी हमलों का एहसास हो रहा है। देखिए आप। अनंतनाग के हल्कान गली में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर और बांदीपुरा में एनकाउंटर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई ताकत है जो सरकार को अस्थिर करना चाहती है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जब सत्ता में नहीं थे तब उनको ऐसी विदेशी ताकतें नहीं दिखती थी कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। बीजेपी ने उम्मीद जताई कि उमर अब्दुल्ला की सरकार आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगी। तो जम्मू कश्मीर में 3 इलाकों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और कहा जा रहा है कि 2 आतंकी अनंतनाग के इलाके में छिपे हुए हैं। और इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जो आप, कुछ देर पहले की तस्वीर है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिस फायरिंग की आवाजें भी साफ तौर पर सुनी जा सकती है। श्रीनगर के खानियार में भी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। एक और बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पहले ज्यादा आतंकी हमले होते थे, आतंक को जवाब दिया जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगड़ी हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं। और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य बनाया जा रहा है लेकिन मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा गया ओवैसी की तरफ से। ओवैसी ने पूछा कि तिरुमला बोर्ड में गैर हिंदू सदस्य क्यों नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के बहाने वक्फ बोर्ड को लूटने की साजिश है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई, जब आप यहाँ पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई, जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहाँ पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई, टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है।
वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे। यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। वक्फ बिल पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी का जवाब, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। बीजेपी ने कहा वक्फ बोर्ड लैंड मैनेजमेंट का माध्यम है। बड़ी विचित्र सी बात है इस विषय के ऊपर। ओवैसी जी तो खैर नाना प्रकार के बयान देते रहते हैं। वैसे तो आपको शायद पता हो कि कुंभ मेला आयोजन समिति 2013 में जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, आजम खां उसके अध्यक्ष थे। परंतु यहां पे जो ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं है। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ओवैसी साहब तो वकील हैं तो कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए। मगर क्या करें, उनको तो आग लगानी है, उसके बाद ही कोई काम करना है। और देश की वो बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है जिसका नाम है मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म की प्रतीक पार्टी है। और ऐसे ही लोगों के लिए राहुल गांधी पिछले साल, आपको याद है, इंग्लैंड में गए थे, उनसे पूछा गया था आपका मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो आपको उनका स्टेटमेंट के साथ जरा तेवर याद है? यस यस, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। बिल्कुल इसी तेवर में बोला था ना। और फिर इसी तेवर में बोलते बीजेपी इज एब्सोल्युटली कम्युनल। बस उस मानसिकता का अंतर। और वहीं सियासी पार्टियों के मुफ्त के वादे पर सियासी संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है और बीजेपी से कई सवाल पूछ डाले। चुनावी मौसम में जनता को गारंटी देने का वादा करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम ने कहा था कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन पूरा करना मुश्किल। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के एक बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला गया। खड़गे ने क्या कहा था, सुनिए। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ। बीजेपी के हमले के बाद खड़गे ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया और बीजेपी से 7 सवाल पूछ दिए। इन सवालों में उन्होंने पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, बहुत हुई महंगाई की मार वाले बयान का क्या हुआ। खड़गे ने पूछा कि अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी सरकार जमीनी हकीकत देखने के बाद वादा करती है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि बीजेपी ने अब तक झूठे वादे ही किए और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। मुझे ताजुब लगता है अगर वादों के ऊपर प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो। मुझे याद है 2014 के चुनाव में उन्होंने क्या नहीं वादा किया। 15 लाख देंगे, आपके खाते में देंगे, किसानों को डबल उनको कमाई दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए स्वर्ग ला देंगे। किस क्षेत्र के लिए उन्होंने वादा नहीं किया। कांग्रेस उस परंपरा की पार्टी है कि जो वादा करती हो पूरा करती है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि खड़गे के बयान से कांग्रेस की सच्चाई सामने आ गई है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को
कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई। और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे। क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। पर जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले हैं कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल की बात है। जो व्यक्ति 10 साल से जुमला और जुमला ही में लगे हुए हैं और धोखा ही धोखा दिया है, और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। और पीएम मोदी के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के वादों की याद दिलाई है और कहा है कि ये वादे जुमले साबित हुए। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि खरगे का बयान कांग्रेस की हकीकत बयान करने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो सरकार पिछले 10 साल से लोगों को धोखा दे रही है, वो कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने कहा कि पीएम मोदी वित्त मंत्रालय की जगह सोशल मीडिया टीम से जानकारी लेते हैं। कांग्रेस के एमएलए और कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे आर.वी. देशपांडे ने भी सवाल उठाया। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ 65,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವಿವಾದವಾದ ಇಲ್ಲ। ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। ಈ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, 2 ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು। ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ಸು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕು। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शाइना एनसी विवाद के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर हमला बोला। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। संजय राउत ने इस मुद्दे पर पलटवार किया। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के विवादित बयान के बाद अब सीएम शिंदे भी इसमें कूद गए हैं। हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणे हे खरं म्हणजे यांनी केलंय। आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील। शिंदे के बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सावंत का बयान बीजेपी के लिए था। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इम्पोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। आपको बता दें, शाइना एनसी को मुंबादेवी विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर अरविंद सावंत ने सवाल खड़े किए। अब सुनिए अरविंद सावंत का वो बयान जिस पर सियासत गर्म है। जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यार। इस बयान के विवाद पर अरविंद सावंत ने सफाई दी। कहा कि महिला और पुरुष देखकर बयान नहीं दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। और बड़ी खबर है, शाइना एनसी पर बयान पर अरविंद सावंत की सफाई आई है। जिंदगी में किसी महिला का अपमान नहीं किया है। अरविंद सावंत ने कहा, किसी की भावना आहत हुई तो दुख व्यक्त करता हूं। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूँ, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूँ उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूँ कैसे मैं अग्रणी रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं करूँगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि देश में महिलाओं के सम्मान में
पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया और कहा कि विचारधारा बचाने के लिए वो बीजेपी के साथ आए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर उस मुद्दे को छेड़ा जा रहा है जिससे वोटर्स को अपनी ओर मोड़ा जा सके। सीएम एकनाथ शिंदे ने अब पुराने जख्मों को कुरेदा है। शिवसेना में टूट के लिए उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और निजी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुटों में बंटने का असर परिवार के दीपावली समारोह पर भी दिखाई दिया। पहली बार डिप्टी सीएम अजीत पवार और शरद पवार ने अलग अलग दीपावली का समारोह आयोजित किया। अजित पवार ने अपने गांव काठेवाड़ी में दिवाली का जश्न मनाया, जबकि शरद पवार ने गोविंद बाग निवास पर दीपावली समारोह का आयोजन किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अपने चाचा शरद पवार के दीपावली समारोह में शामिल होते थे। शरद पवार ने दीपावली के जश्न का कार्यक्रम अपने गोविंद बाग आवास पर रखा, जहां परिवार के सदस्य के अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दोस्त शामिल हुए। अगर देखें तो इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बारामती में अजित पवार और उनके भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार युगेंद्र पवार के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी परिवार के बीच मुकाबला हो चुका है। पार्टी विभाजन के बाद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के साथ रोमांचक मुकाबला देखा गया था। हालांकि बाजी सुप्रिया सुले के नाम रही। अजित पवार की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि पिछले साल अजित पवार 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई। समाजवादी पार्टी अबू आजमी के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम मच गया है। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। ये हमारा मालेगांव है। हम इस मालेगांव के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन एक्सीलेंस पर 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट आ गई है। बीजेपी ने आजमी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी और लिखा कि चुनाव आयोग ने अबू आजमी के भाषण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान के बहाने अबू आजमी मुसलमानों के बीच कट्टरता के सहारे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मालेगांव है। हम इस मालेगांव के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन एक्सीलेंस पर 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ। अबू आजमी इससे पहले भी अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। बीजेपी की शिकायत के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में लिखा है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी माहौल गर्म है। तमाम सियासी दांव खेले जा रहे हैं। इस बीच मुंबई में पोस्टर्स को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुंबई में बटोगे तो पिटोगे वाले पोस्टर्स पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी को लेकर है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज ठाकरे का समर्थन कर रही है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उत्तर भारतीय को पिटने वाले लोगों के साथ खड़ा है। अगर देखें तो 2008 के दौर में मुंबई समेत कई जगहों पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा हुई थी। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लगाए गए थे।
महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के अलावा गुजराती, राजस्थानी और साथ ही दक्षिण भारतीय वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में ये नया पोस्टर विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है। हालांकि पोस्टर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। देवघर में चुनावी सभा में दिया गया झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सुर्खियों में है। हिमंता ने क्या कहा, पहले ये देखिए। इस बार का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड में सनातन को बचाने के लिए है। हिमंता ने दावा किया है कि झारखंड में हिंदू और आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे। हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। शर्मा ने दावा किया है कि आबादी में बढ़ोतरी मुर्शिदाबाद के रास्ते झारखंड आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हुई है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से केंद्र को अर्जी भेजी गई है। मुंबई पुलिस गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी कर रही है। अनमोल पर एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या और 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पर हुई फायरिंग में शामिल होने का शक है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल 18 आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है और माना जा रहा है कि वे कनाडा में छिपा हुआ है। मुंबई पुलिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। दरअसल मुंबई पुलिस ने कुछ दिन पहले मकोका अदालत से अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए आदेश मांगा था। कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को मानते हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। बता दें कि जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में अनमोल की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की शुरुआती जांच के दौरान अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया, लेकिन शूटर और उसके बीच स्नैपचैट मिलने के बाद स्थिति और साफ हो गई। 12 अक्टूबर को सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो बांद्रा में अपने बेटे जीशान के ऑफिस से निकल रहे थे। छठ का महापर्व बस शुरू होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना ने हर किसी की परेशानी को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में यमुना की ये तस्वीरें हर किसी से बस एक ही सवाल पूछ रही हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हर साल दावे तमाम तरह के किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें कभी नहीं बदलती। ये झाग वाली तस्वीरें हर साल नजर आती हैं। सवाल ये भी है कि एक तरफ तो छठ महापर्व पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस पानी में लोग कैसे छठ का पर्व मनाएं, इसका ठोस जवाब किसी से नहीं मिलता। हालांकि छठ पूजा से पहले यमुना नदी में सफेद झाग की चादर दिखाई देने के बाद अधिकारियों ने इसे दूर करने के लिए रासायनिक डिफॉर्मर्स का छिड़काव किया था, लेकिन सफलता कितनी मिली ये तस्वीरें ही बता रही हैं। सवाल ये भी है कि यमुना नदी में झाग कहां से आता है, ये कैसे बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। भले ही दिल्ली सरकार इसके लिए पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के 17 से ज्यादा बड़े नाले सीधे यमुना में गिरते हैं, जिसकी वजह से यमुना का पानी जहर बन चुका है। यमुना में रोजाना 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज आता है। इसमें से सिर्फ 35 से 40% का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सीवेज नाइट्रेट्स और फॉस्फेट से प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देता है। कोलकाता में काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर करते हुए काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। घटना कोलकाता के राजाबाजार इलाके की है, जहां जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कांच की बोतलों से हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए पुलिस पर नींद में रहने का आरोप लगाया है। साथ ही बंगाल में कट्टरपंथियों के हमले का सामना कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं इस घटना पर कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट में कहा गया है कि नारकेल डांगा में हुई घटना के बारे में एक फर्जी कहानी बनाने की कोशिश की गई है। काली पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला नहीं किया गया। मुद्दा बाइक की पार्किंग से जुड़ा था, जिसकी वजह 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ और मामला आगे बढ़ गया।
पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाल लिया। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बार फिर से आवारा पशुओं का तांडव नजर आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ जाते हैं। इस दौरान सांड की लड़ाई में एक बाइक सवार फंस जाता है। वो ना तो आगे जा पाता है और ना ही पीछे। साथ ही सड़क पर आने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सांड लड़ते लड़ते इस क्लिनिक में घुस जाता है। कुर्सी पर बैठे मेडिकल संचालक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। सांड की इस लड़ाई में क्लिनिक को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने लाठी डंडे से जैसे तैसे सांड को भगाया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी के शाहजहांपुर में सांड का आतंक देखने को मिला हो। बंडा क्षेत्र के पिपरा जप्ती गांव में सांड ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। खबर इंदौर से, जहां पर पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इंदौर में त्योहार के बीच तनाव वाली खबर सामने आई थी। यहाँ दिवाली के दूसरे दिन ही दो पक्षों में बड़ा विवाद हो गया था। पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद हुआ था। विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं इस मामले में अब 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया गया। तनाव वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे और उसी को लेके जो पड़ोसी हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, उनमें आपस में कोई वाद विवाद हुआ है। पुरानी आपस में कोई रंजिश है। उसी को लेके वाद विवाद हुआ और उसमें एक असामाजिक तत्व के द्वारा बच्ची के साथ डांट फटकार लगाई गई, तो उससे क्रोधित होकर फिर आपस में यहाँ छिटपुट पथराव की घटना हुई है। दरअसल इंदौर जिले के छतरीपुरा इलाके में बच्चों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में घटनास्थल पर लोग इकट्ठा होने लगे। एक पक्ष ने रोड पर खड़ी गाड़ियों को पलट दिया। वे यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कई गाड़ियों के कांच फोड़ दिए और आगजनी भी की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की चमकदार ग्रोथ स्टोरी में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा योगदान है। पिछले 1 साल में रियल एस्टेट सेक्टर की शानदार ग्रोथ ने पूरी इकोनॉमी को रफ्तार दी है। देखिए रिपोर्ट। 2021 में कोविड का आतंक खत्म होने के बाद से देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने लंबी छलांग लगाई है और ये वृद्धि लगातार जारी है। मोदी सरकार की नीतियों का असर है कि रियल एस्टेट सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले सेक्टर में से एक बन गया है। पिछले 1 साल में रियल एस्टेट सेक्टर ने 63% का रिटर्न दिया है। इस साल रियल एस्टेट से जुड़े IPO से करीब 13,500 करोड़ का निवेश आया है। ये 2023 के मुकाबले 2 गुना है। 2024 में कुल 123 IPO आए, इनमें से 90% ओवर सब्सक्राइब हुए। रियल एस्टेट से जुड़े कंपनियों के शेयरों में 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। कई कंपनियों के शेयर्स में 70% से अधिक का इजाफा हुआ है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में 90% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट सेगमेंट की बात करें तो लोग ऑफिस स्पेस से ज्यादा रेजिडेंशियल स्पेस की ज्यादा मांग कर रहे हैं। कुछ महीनों के उतार चढ़ाव के बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स की बिक्री और लॉन्च में तेजी देखी जा रही है, जो निवेशकों को लुभा रहे हैं। स्टॉक की कीमतों में तेजी की वजह से कंपनियां बाजार में एंट्री कर रही हैं, जिससे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 2024 में 7 रियल एस्टेट IPO ने 13,550 करोड़ जुटाए हैं। और चलिए बात स्पेन और ताइवान की। स्पेन में बाढ़ और बारिश के बाद लोगों का हाल बेहाल है और हर दिन लोगों की मौत हो रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि बाढ़ का पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है स्पेन में। वहीं ताइवान की बात करें तो यहां पर तूफान का ऐसा कहर है कि लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। सड़क पर खिलौने की तरह बहती कार, कहीं घरों में कमर भर पानी, कहीं अस्पताल में पानी तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। ये तस्वीर स्पेन की है, जहां विनाशकारी बाढ़ की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का सबसे बुरा असर स्पेन के वैलेंसिया शहर पर दिख रहा है। खबर है कि इस शहर में 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है।
सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लोगों को अलग अलग इलाकों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजरें जा रही हैं, तबाही तबाही दिख रही है। क्या सड़क, क्या घर, क्या मोहल्ला और क्या शहर, सब कुछ पानी में डूब गया है। स्पेन में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। वैलेंसिया शहर में सिर्फ 8 घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहां इतनी बारिश साल भर में होती है। स्पेन के मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। खबर है कि अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। सिर्फ स्पेन ही नहीं, ताइवान में भी मौसम के बिगड़े मिजाज से लोग परेशान हैं। भीषण तूफान के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड करने का प्रयास कर रहा है, तभी तेज हवाओं के चलते विमान आसमान में उड़ान भरने पर मजबूर हो जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टाइफून कोंगरे नाम के तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। हालात ये है कि सड़क पर तेज रफ्तार पानी में कार बहती हुई दिख रही है। तो कुछ इलाकों में लोगों के घर गिर गए हैं, तो कहीं पूरी सड़क ही जाम है। फिलहाल भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि फिलहाल बाहर ना निकलें, सरकारी आदेश का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूरे 4.5 साल के बाद LAC पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। चीन के लिए यह विश्वास बहाली का बड़ा मौका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पक्के तौर पर यह यकीन किया जा सकता है कि चीन इस बार कोई धोखा नहीं देगा? और अगर विस्तारवादी चीन ने किसी तरह से धोखा देने की कोशिश की तो भारत सरकार का रुख क्या होगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। कल तक जो आमने सामने तैनात थे, वो आज साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। जो कल तक एक दूसरे को कंट्रोल लाइन के दूसरी तरफ धक्का दे रहे थे, वो खुद सीमा रेखा के दोनों तरफ चले गए हैं। ये भारत सरकार की कूटनीति का कमाल है कि 4 साल बाद LAC पर जहां तनाव था, वहां कदम ताल शुरू हो गई है। डिसएंगेजमेंट के बाद भारत और चीन की सेना ने अब LAC पर देप्सांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। LAC पर बीते करीब 4.5 साल से गश्त बंद थी। भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को LAC के देप्सांग और डेमचौक इलाके में गश्त की। गश्त से पहले दोनों ही सेनाओं ने आपस में इस पेट्रोलिंग को लेकर जानकारी साझा की। आपसी समन्वय के साथ की गई इस पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी तरह से कोई विवाद नहीं हुआ। अप्रैल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। लेकिन लंबी कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत और ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट पर आम सहमति बन गई। और अब इस बातचीत का नतीजा भी दिख रहा है। देप्सांग और डेमचौक इलाके में दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है।
डी एस्केलेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दिवाली के मौके पर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। लद्दाख के चुशुल मोल्डो में दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। लद्दाख के कोंकला में दोनों देशों के सैनिकों ने हाथ मिलाया। भारत और चीन के सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग इलाके में एक पुल पर खड़े होकर साथ में फोटो खिंचवाई और काराकोरम पास में दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दौलत बेग ओल्डी में भी भारत चीन के सैनिकों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई। ये विश्वास बहाली का बड़ा मौका है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा है कि चीन इस विश्वास पर खरा उतरेगा या इस बार भी धोखा देगा, क्योंकि धोखा देना चीन का चरित्र है। उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों कह चुके हैं कि चीन के साथ विश्वास बहाली में अभी समय लगेगा। एक तरफ पूर्व भारतीय सेना के जवानों ने एलएसी के देपसांग और डेमचौक में कोऑर्डिनेटेड गश्त की, लेकिन दूसरी तरफ कच्छ के सर क्रीक में सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं कर सकता।